संजय अनुपम जी और वारिस पठान जी। शुरुआत करें सर। तो शुरुआत वारिस भाई, शुरुआत में आपसे करता हूं क्योंकि नजदीक आप ही बैठे हुए हैं। हाल ही में AIMIM ने एक रैली निकाली थी, आप भी उस रैली के हिस्सा थे, कई हजार लोग उसमें शामिल हुए। एक नारा उसमें आया, एक डायलॉग उसमें आया कि आता माजी सटक ली तो बहुत बुरा हो जाएगा। बुरा क्या होने वाला था? धमकी सरकार को थी कि जनता को थी? देखिए साहब, आपका सवाल का जवाब मैं थोड़ा सा विस्तार में दूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने छेड़ा है। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। अब चुनाव के पहले भाजपा की जो महायुति बनी है महाराष्ट्र में, इनको पता है कि ये डब्बा गुल्ले हारने वाले, क्योंकि डेवलपमेंट विकास के नाम पे कुछ किया नहीं है। तो इन लोगों ने क्या किया कि अपनी वही पुरानी स्टाइल, भड़काऊ भाषण देने वाले नफरती कुछ चिंटुओं को छोड़ दिया। पहले आया रामगिरी ने आते ही हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी। उन्होंने अपने अल्फाज से भारतीय मुसलमान नहीं, पूरे विश्व के जितने मुसलमान हैं उनके दिलों को ठेस पहुंचा दी। हमने कहा उसके खिलाफ FIR करो। अब FIR तो दूर की बात है, मुख्यमंत्री जो है शिंदे साहब, वो एक मंच पे उसी दिन बैठते हैं उसके साथ और बोलते हैं कि रामगिरी का बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। तो कहाँ से हमको इंसाफ मिलेगा? अब ये खत्म नहीं होता तो 2-4 दिन के बाद वो दूसरा आ जाता है, छोटा वाला राणे। वो तो आके सीधा बोलते थे, राणे की बात कर रहे हैं आप? हाँ, अरे उसी का छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा, मैं उसको बोलता हूँ स्कूल बॉय, छोटी चड्डी। ज़्यादा नहीं बोलूँगा वरना बात आगे चले जाएगी, टॉपिक से हटना नहीं। वो आके डायरेक्ट बोलता है कि रामगिरी के बारे में कुछ बोला, मस्जिद में घुसूंगा, चुन चुन के मारूंगा। अरे भाई, चुन चुन के मारेगा तो हम लोग क्या तेरे को पागल दिखते हैं? हम लोग के हाथ में चूड़ियां पहन के तो नहीं बैठे हैं ना। और इस तरह के अल्फाज यूज कर रहा है। और मैं तो आपके मन से भी बोल रहा हूँ कि भाई ठीक है, आजा, जो मस्जिद में बोलता है मैं बैठा हूँ, आएगा तो 2 टांग पे, लेकिन यकीन है मुझे बेटा तू जाएगा तो स्ट्रेचर के ऊपर। डरने देखो, मारने की धमकी है। मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं, मैं आपको डायरेक्ट बात बता रहा हूँ। हम लोग संविधान को मानते हैं, कायदे कानून का पालन। मुसलमान को डरा कौन रहा है सर? अरे ये लोग ही डरा रहे हैं। इनका एक ही तो मकसद है कि अपनी अगर राजनीति चमकाना है, जाओ इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, मुसलमानों को भाषा में जवाब आप अपनी सियासत चमकाओ। अब इसी को लेकर अगर आप उस पर FIR है, उसको अरेस्ट नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो हमने एक आह्वान दिया गवर्नमेंट को। हमने कहा अगर 5 दिन के अंदर आपने दोनों को हिरासत में नहीं लिया तो हम मुंबई आएंगे, संविधान देंगे मुख्यमंत्री को और चलो मुंबई तिरंगा रैली निकालेंगे। संविधान क्यों देंगे मैं आपको बताता हूं। देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा। अब अगर कायदा कानून मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए है कि जिन्होंने एक अशार पढ़ा, किसी को कुछ बोला भी नहीं, उनको उठा के आपने सीधा जेल में डाल दिया। और वहीं रामगिरी जैसा आदमी जिसने मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचा, इमोशन के साथ उसने ये किया, आप उसको अरेस्ट नहीं करते? राणे जैसे लोगों को रैली थी हमारी, और हजारों लोग नहीं थे, लाखों लोग थे, हजारों के हिसाब से गाड़ियां थी, मोटरसाइकिलें थी। मैं कह रहा हूं 2 चीजें एक साथ नहीं चलती। संजय जी बताइएगा जरा। पहली बात तो ये कहते हैं कि हम लोग आचा माजी सटक ली, अगर दिमाग फिरा तो कुछ बुरा हो जाएगा। दूसरी तरफ संविधान गिफ्ट करते हैं, तो दोनों चीजें साथ में कैसे चलेंगी सर? और क्या ये प्रशासन के लिए, शासन के लिए चुनौती नहीं है कि आपकी सीमा पर लाखों लोग आ जाते हैं, धमकी देकर चले जाते हैं? देखिए, भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन बात रखते समय मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति अगर संभाजीनगर से मुंबई तक के लिए यात्रा करना चाहता है, उसका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यात्रा के दरमियान अगर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेंगे कि आता माझी सटकली और मुसलमान किसी से डरता नहीं, किसी के बाप से डरता नहीं, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वरना क्या है, इस देश में कानून है और कानून कार्रवाई कर सकता है। और उसके बाद मत कहिए कि मैं माइनॉरिटी में हूं इसलिए मेरे ऊपर अत्याचार हो गया। 1 मिनट। दूसरी बात, रामगिरी जी के बारे में जो बार बार कहते हैं, इस बारे में इसका 2 पक्ष है। उनके उस पूरे कंट्रोवर्सी का 2 पक्ष है, मैं दोनों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने कभी भी यह नहीं कहा कि किसी भी धर्म या धर्मगुरु का अपमान करो। वो सर्वधर्म संभाव की बात करते थे, मतलब सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। तो रामगिरी जी ने अगर पैगंबर साहब के बारे में कुछ बोला, गलत बोला, तो निश्चित तौर पर कोई उससे सहमत नहीं है। लेकिन यह कहना कि मुख्यमंत्री जी ने ऐसी बातें क्यों कही, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी, और उनके देखरेख में अगर किसी व्यक्ति की सुरक्षा को कोई खतरा होता है तो उनको इस बात की गारंटी देने का पूरा अधिकार है कि इनका बाल भी बाकी, मतलब सुरक्षा के संदर्भ में आपके बराबर में बैठ के बोल रहे हैं कि खतरा किससे है? वो तो कह रहे हैं कि आप लोग हैं जो मुसलमानों को डरा रहे हैं। अगर खतरा होता इनको तो संभाजीनगर से सही सलामत आकर के वापस जा सकते थे क्या? अगर खतरा होता तो वारिस पठान यहां के बैठ सकते थे क्या? तो ये तो मुसलमान, एक वारिस पठान जैसे जो मुसलमान है, मुसलमानों के अंदर डर पैदा करने के लिए, उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए और उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इस प्रकार का एक डर का भाव लोगों के मन में पैदा कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं। संजय भाई, आप लोग बार बार बोलते हो हिंदू खतरे में। अरे हिंदू कैसा खतरे में? प्रधानमंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, होम मिनिस्टर हिंदू, तमाम लोग हिंदू, तो फिर हिंदू खतरे में कैसा हो रहा है? माइनॉरिटी पे तो मुसलमान है, लेकिन हम लोग कायदे कानून का पालन करते हैं, संविधान का पालन करते हैं, इसलिए खामोश बैठते हैं। आप संविधान के तार तार कर रहे हो रोज, आप कायदे कानून का पालन नहीं कर रहे हो रोज। अगर ये अल्फाज वारिस पठान ने बोला होता, यकीन मानिए आप, मैं आपके मंच पे नहीं होता, जेल में होता। लेकिन नीतीश राणे घूम रहा है, रामगिरी घूम रहा है, कोई अरेस्ट नहीं, इसलिए हमने संविधान देने की बात। ऐसा नहीं है, संविधान देंगे हम कि आप संविधान से चलाइए। महाराष्ट्र राज्य के अंदर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, आप इस तरह नहीं बोल सकते कि इसके बाल को हाथ नहीं लगाने दूंगा, बाल बाका नहीं होने दूंगा, और क्या मस्जिद में घुस के मारेगा, चुन चुन के मारेगा। अगर मैं बोल दूं कि मैं आके मारूंगा तो मेरी बात सुन लीजिए। प्रॉब्लम यही हो रहा है ना इन लोग के साथ। आप अरे यहाँ तो मेरा हक मत छीनो संजय भाई, मुझे बोलने तो दो, मेरी आवाज को यहाँ दबाने की कोशिश मत करो। हालांकि मेरी आवाज बहुत बाबा से बोल। वारिस पठान साहब, आवाज कहीं दबी नहीं है आपकी। नहीं, ना तो यहाँ दबी थी, ना मुंबई के रास्तों पर जब आप
बातें कर रहे थे ना वहां दबी थी। नहीं दबेगी नहीं, आवाज दबेगी नहीं, मैंने पहले ही कहा पहले तो हमको छेड़ो मत, और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। हमारी जुबान की आतिशबाजी का इस मुकाबला प्रकार आप नहीं की कर भाषा सकते। का- आप बोलेंगे तो हम खामोश बैठेंगे। अब मैं बोलूंगा तो ऐसा आप बोलेंगे, बोलने ऐसा नहीं दे बोलेंगे रहे। कि हालत खराब कर देंगे अब तुम्हारी। मैं बोलूंगा अभी बोलिए, हैं? बोलिए, अब सर। इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। क्यों नहीं? तो सामने वाला ही बोला मैं भी नहीं छोड़ूंगा, तो सामने अच्छा आप नीतीश राणे बार बार कहते हैं उनके खिलाफ 2-2 एफआईआर हो चुका है, जहां पे उन्हें बयान दिया अहमदनगर में उन्हें बयान दिया था, वहां पर 2-2 एफआईआर हो चुके हैं और कानून अपना काम कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं, क्या काम किया? मतलब एक सत्तारूढ़ दल का एमएलए है, बावजूद इसके अगर उसने कुछ ऐसी बात कही है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। लेकिन आप जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि छोड़ूंगा नहीं छेड़ोगे, तो ये भी संविधान नहीं है। चलती जैसे वो अच्छा पैसा। अब मेरी बात हो एक-एक जाने दो, एक-एक करके अब मेरी बात बात हो करते हैं। जाने दो प्लीज। आप जो कहते हैं कि ये बार बार कहते हैं हिंदू खतरे में है, आप भी तो कह रहे हैं संविधान खतरे में। संविधान कहां खतरे में है? खतरे में कहां है? अगर ना? संविधान खतरे में, एक मिनट, आप बताओ संविधान अगर में क्या पालन आप कर रहे हो, एक मिनट मेरी बात हो जाने संविधान में दीजिए। इक्वालिटी है। एक मिनट, आप तो पत्रकार रह चुके हो, बताओ मेरे को संविधान में मेरी इक्वालिटी बात है। तो हो जाने तो दीजिए। मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए अरे संविधान है, मेरी तो फिर रामगिरी के लिए माय क्यों नहीं डियर है? मेरी बात, नितेश के लिए क्यों नहीं है? माय डियर मेरी बात हो जाने दो। अगर संविधान खतरे में होता तो अभी अभी 4-5 महीने पहले इतना कामयाबी से लोकसभा का चुनाव संपन्न नहीं होता। अभी अभी इतना कामयाबी से लोकसभा चुनाव संपन्न होता है, सभी सांसद बनते हैं, सरकार बनती है, लीडर अपोजिशन बनते हैं, आपके नेता एमपी बन जाते हैं। अगर संविधान खतरे में होता तो होता क्या? इलेक्शन कमीशन ने चुनाव लड़ाया, बीजेपी ने चुनाव लड़ाया, संविधान के अंदर है, बीजेपी इलेक्शन संविधान कमीशन का का कत्ल ऊपर से कर रही टपक के आ गया क्या? है। देखिए इलेक्शन अभी तो संविधान- कमिश्नर ने इलेक्शन लड़ाया, आपने नहीं लड़ा, आपने लड़ाया था, चलिए बताइए। अरे public भाई, को। तो इलेक्शन क्या इलेक्शन आपने लड़ाया था? ठीक है। अरे भाई कमिश्नर ने लड़ाया था, इलेक्शन कमीशन उसकी जवाबदारी थी एक कि सेकंड, भाई ये संजय जी, बोलो। वारिस पठान एक मिनट, साहब। बहुत अच्छी बात कही, एक मिनट रुको। तो इलेक्शन कमीशन क्या ऊपर से टपक के आया? ये तो आपने That's लाया a था part of- that's a part of Indian Constitution। तो संविधान अपने ढंग से काम करा, आप लोगों में डर पैदा कर रहे हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, संविधान खतरे में। ये जो फर्जी नैरेटिव है, ये जो फर्जी बातें हैं, और एक सेल्फ पिटी में जीना कि मुझे मार दिया जाएगा, मैं खतरे में हूं, मैं असुरक्षित हूं, ये सब बंद करिए। अच्छा, एक सेकंड, यहाँ एक पर सेकंड, किसी मेरा को एक पॉइंट किसी है। को- वारिस भाई, एक एक सेकंड, सेकंड, वारिस भाई, रामगिरी एक को सेकंड। कवरेज कर रहे हो। रामगिरी के खिलाफ एफआईआर हो गया है, कार्रवाई हो रही है। अब जब अरे कार्रवाई क्या लेना, खड़ा है वो तो बैठा हुआ है बिंदास, भाषण पे भाषण देने की तैयारी कर रहे हैं लोग। क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे? अगर वारिस पठान बोलता, संजय भाई दिल पे हाथ रख के बोला, मेरे को आप तक उठा के जेल में डाल देते आप। सलमान अजहरी को आपने डाल दिया, आपके ऊपर भी पहले इसलिए मैं FIR बोल रहा हूं, होगा। संविधान आप दो, भी- इक्वालिटी की बात करो। इसलिए वारिस संविधान भाई, खतरे में वारिस इसलिए- भाई, वारिस भाई, संविधान इसलिए खतरे ये में कि वही आप लोग संविधान equality की है बात करते हैं जिसने ना। जब कहा था, किसी व्यक्ति ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उनको जेल हुई ये ना। वही संविधान है सर, जिसने कोर्ट का प्रोसीजर बहुत रहा। अच्छा किया आपने सवाल मैं किया। कह रहा हूं कोर्ट का अब छेड़ा प्रोसीजर ना- रहा सर। अब सुनो, अब नहीं, आपने सवाल अब किया। मेरा वो टॉपिक नहीं है सर, टॉपिक ऑफ कंसर्न आज का नहीं है। मैंने खाली बताया कि अगर वहां पर पूरे संविधान से चीजें हुई, कोर्ट का प्रोसीजर चला, बाकी जगह भी चलेगा। नहीं चल रहा है ना, अरेस्ट करो अगर ना। नहीं चल रहा है सर, तो आपके पास कानूनी और जब तक प्रावधान है। अरेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन हमारा मैं प्रोटेस्ट आपकी- जारी रहेगा। मैं कह रहा हूं, मैं वारिस अच्छा भाई, ये मैं एक बताइए, बात से सहमत हूं। ये वो तो जारी बताइए, अगर रहेगा। पुलिस किसी के खिलाफ एफआईआर करती है और पुलिस गिरफ्तार नहीं करती, तो उसके बाद प्रदर्शन करके, मोर्चा करके गिरफ्तार नहीं कराया जाता। संविधान ने अधिकार एक दिया मिनट, रुको ना, peaceful protest। रुको, मेरी बात होने दो। आप क्या करते हैं? आप कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में कहते हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसे किया, एफआईआर हुआ, अरेस्ट नहीं किया, कोर्ट आदेश दे। आप कोर्ट में गए क्या? आपको भारतीय आपको भारतीय लेकिन संविधान में एक विश्वास सेकंड, है? मैं आपकी बात का सलमान समर्थन अजहरी कर रहा के हूं। कोर्ट में गए वारिस क्या? पठान, मैं आपकी आप बात का कोर्ट में समर्थन गए कर रहा हूं। क्या? एक सलमान अजहरी के लिए सेकंड, कोर्ट में गए क्या? मुझे 10 सवाल सेकंड दो। दीजिए सर, सवाल सुन लीजिए। संजय निरुपम जी, इनकी एक बात से मैं सहमत हूं सर कि संविधान खतरे में है, और क्यों है बताता हूं मैं आपको। धारावी में बीएमसी जाती है एक्शन करने के लिए, पुलिस को साथ लेकर के जाती है, भीड़ जमा हो जाती है, मैसेज सर्कुलेट किया जाता है रातों रात में कि सुबह मस्जिद को शहीद करने के लिए लोग आ रहे हैं, सुबह 9 बजे का वक्त है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंच जाओ। लोग पहुंच जाते हैं। हालत यह होती है कि जो बीएमसी पुलिस के साथ एक्शन करने गई थी, वो वहां पथराव देखती है और खाली हाथ वापस आती है। अगर प्रशासन को घुटने टेकने पड़ जाए, जो कि आपका फेलियर है सर, तो संविधान खतरे में है। बताइए, देखो, जो भी पूजा स्थल हैं, जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, हमारी श्रद्धा के केंद्र हैं, लेकिन मंदिर मस्जिद के नाम पे अगर किसी ने अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कर रखा है, तो ये म्युनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी है, सिविक अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि उसके खिलाफ एक्शन ले, उसको नोटिस सर, उस बात का जवाब वारिस साहब देंगे। आप बताइए, प्रशासन ने घुटने क्यों टेके सर? अरे संजय भाई, शायद मैं सुप्रीम कोर्ट का इसमें एक जजमेंट सवाल पढ़ना जोड़ भूल देता हूं। गए। बारिश रुको जरा सा, मैं एक सवाल जोड़ देता हूं इसमें, फिर आप जवाब दीजिए। बिल्कुल मैं चाहूंगा कि आप इस पर जवाब दें। तो सिविक अथॉरिटीज उनको नोटिस देती है, नोटिस पे नोटिस देने के बाद भी जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, उनको बोला कि आप तोड़ के निकाल दी, नहीं निकाल रहे। और जब म्युनिसिपैलिटी वहां पर एक्शन लेने आती है, तब आप 15-20 हजार लोगों का एक मॉब खड़ा करके पूरे संविधान को उठा करके ताक पे रखते हैं। वारिस भाई, और कितने अपनी लोग थे वहां पे? ताकत दिखाते हैं और झूठ कहते हैं बात संविधान है। खतरे में है। संजय जी झूठ बोल रहे हैं यहाँ नहीं, पे। आप जो रैली लेके आपने कहा कि हजारों नहीं लाखों में लोग थे। लाखों लोग थे। धारावी में कितने लोग थे? धारावी होंगे 10-15 हजार लोग आए हुए, क्यों नहीं आएंगे? पर रास्ते मान पे रहे हैं उतरना ना? है। 15,000 अरे शिमला की में भीड़ रास्ते आप पे लेके उतर आते गए तो वो हैं। शरीफ लोग थे। मैं कह रहा हूं सर, शिमला में सुनिए, शिमला में मस्जिद के लिए तोड़ने के लिए रास्ते में लाखों लोग उतर गए, तो वो शरीफ लोग थे। और हम उतर गए तो हमने क्या कायदे कानून का एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक बात मैं कहना चाहूंगा सर, तो मतलब शिमला इक्वालिटी है ना, सकता हूं ना। तो आप इक्वालिटी की बात कर रहे थे ना। किसी ने वहां पे एक दंगा सेकंड। फसाद किया,
हमने खुद ने कह दिया मस्जिद कमेटी ने कि हमको 8 दिन का समय दिया जाए, हम जो इलीगल अतिक्रमण है आपके हिसाब से उसको अपने हाथ से निकाल देंगे। 5 दिन का वक्त है सर, 8 दिन का नहीं, 5 दिन का था और 5वां दिन निकल गया। संजय अनुपम जी, एक सेकंड आप सुनिए सर। आप जो शिमला और धारावी की जो कंपैरिजन किया जाता है ना सर, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, हमारे दर्शक जो यहाँ पे जानते भी होंगे। बेसिक डिफरेंस ये है सर कि शिमला के अंदर जो प्रदर्शन हुआ वो इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ था, धारावी के अंदर जो प्रदर्शन हुआ वो इलीगल कंस्ट्रक्शन को बचाने के लिए था। नहीं, गलत बात, बिल्कुल गलत बात। अरे आप धारावी प्रोजेक्ट किसने लिया है? अडानी ने। प्रोजेक्ट आप अडानी का जो कॉन्ट्रैक्ट है पहला वो पढ़ के आओ। अडानी ने आके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर आप चले गए 1 घंटा डिबेट होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है पावर अडानी को है, वो क्या करना चाहता है। नहीं, वारिस भाई, मस्जिद का जो है डेविएट नहीं सर, घुमाइए मत, घुमा नहीं रहा हूं मैं। एक सेकंड, इलीगल कंस्ट्रक्शन क्या था? अगर मस्जिद के इलीगल कंस्ट्रक्शन क्या ऐसा था? बोलना है कि जो 2 माले की मस्जिद थी उसके ऊपर थोड़ा सा आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। अरे धारावी के अंदर मेरे साथ आप चलेंगे ना? अभी मंजिल बनाई गई। संजय भाई तो मुंबई के, चलो मेरे साथ धारावी में हर गली में 50,000 से ज्यादा इलीगल ऐसा होगा कंस्ट्रक्शन, हर गली में। अरे हर गार्डन के अंदर हमारे हिंदू भाइयों ने मंदिर बनाया, मैं कभी ऑब्जेक्शन लिया? हर रास्ते के ऊपर हमारे हिंदू भाइयों ने कहीं ना कहीं पे मंदिर बना के रखा, मैं तो ऑब्जेक्शन नहीं लेता। तुम्हारी आस्था है, मेरी आस्था का क्यों सवाल? मेरी आस्था का क्या होगा? आस्था ऊपर या कानून, आस्था ऊपर या कानून, लड़ाई के लिए अपनी जान गंवा दी, ऊपर की कानून, उनकी आस्था की कोई फिक्र नहीं है। और जो ब्रिटिशरों के साथ माफीनामे लिख रहे थे उनकी आस्था ऊपर या कानून सर? मेरी फिक्र करो साहब, हमारे लोगों ने ऊपर या कानून, कानून संविधान ठीक बात नहीं मानते उसको, बोलो मानो संविधान उसी कानून से बीएमसी गई थी। लेकिन मेरा सवाल उसी बात को लेकर सर आपसे भी है। बीएमसी को जवाब दिया, उसी कानून के तहत बीएमसी वापस चले गई। कानून पुलिस हारा का है स्टेटमेंट पढ़ लीजिए आप। पब्लिक परसेप्शन में कानून हारा है, नहीं भीड़ के सामने अगर कानून घुटने टेक दे, कहां घुटने? तो कानून ने घुटने नहीं टेका, कानून ने शर्तों के ऊपर गया वापस के, ठीक है हम 5 दिन में जो इलीगल अतिक्रमण हटा देंगे। तो कहां घुटने टेकने की बात की, किसने दादागिरी की? हमने तो प्रपोजल रखा ना, प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया पुलिस द्वारा, बीएमसी द्वारा। अच्छा, सबसे पहली बात तो मस्जिद कमेटी की तरफ से कोई प्रपोजल नहीं रखा गया था। मस्जिद को बचाने के नाम पे या मस्जिद के इलीगल कंस्ट्रक्शन को बचाने के नाम पे जो भीड़ वहां पर खड़ी थी, वहां पर बीएमसी ने कहा कि ठीक है आप लोगों को इतना एतराज है तो हम आपको 5 दिन का वक्त देते हैं, जो भी इलीगल आपने बना रखा है उसको तोड़ें। अभी तक तोड़ा नहीं गया, यानी कभी भी डिमोलिशन हो सकता है और उसके बाद फिर ये 15-20 हजार लोग खड़े होंगे और बोलेंगे संविधान खतरे में, और या फिर मुस्लिम समाज के साथ अन्याय हो रहा, या फिर हमारे साथ इक्वल बर्ताव नहीं हो रहा। किसी ने ये जो दोहरा मानदंड है, सुनिए मेरी बात तो नारा लगाया, अभी आप बोलते हो बोलने नहीं दिया जाता। भीड़ आई, अभी बारिश भाई अब बताओ, मैं बोल रहा हूं और आप मुझे नहीं बोलने दोगे और उसके बाद कहोगे कि मुसलमानों पे अत्याचार होगा, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, समानता का सिद्धांत नहीं है, ऐसा मत करो। यहां भी हो मेरा कहने का नहीं, जब आप बोल रहे थे तो मैं सुन, आप उनको ओवर पावर नहीं करने दे रहे, यही तो अत्याचार है सर। मुझे ओवर पावर नहीं, इक्वलिटी भी नहीं दे रहे ना, इक्वल समय तो दो कम से कम मुझे बोलने के लिए। इक्वल समय मिलेगा, मुझे इक्वल समय भी नहीं दे रहे, यहां भी संविधान का उल्लंघन हो रहा है। इक्वलिटी रखो संजय भाई, इक्वलिटी रखो, कायदे कानून से चलो, मेरा निवेदन क्या है, भड़काओ मत, लोगों को भड़काओ मत। मेरा सवाल ये, किसी ने 15,000 लोग आए बराबर आपके हिसाब से, अभी मेरी बात तो होने दो। नारा किसी ने लगाया हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ, चलो बताइए लगाया सवाल, अगर यही भीड़ निकल जाती आपकी शोभा यात्रा में तो मस्जिद के सामने मुल्ले काटे जाएंगे, भगवा झंडा फिरा दिया जाएगा, नारेबाजी पर भी आएंगे सर। ये तो कोई नहीं किया ना, चैप्टर तो करो ना, मुसलमान करके चैप्टर खोलते हैं मुसलमानों की। एक मिनट बारिश भाई रहो जाने दो, एक मिनट। अब वहां पर जो 15,000 लोग थे उन्होंने एंटी हिंदू कोई नारे नहीं लगाए, इसलिए वो 15,000 की भीड़ का सम्मान करना चाहिए, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं। सच ये है, अगर आप करते तो क्या करते? सच ये है कि आप भीड़ दिखा करके अपने गैर कानूनी काम को बचाने का जो एक, मेरी बात तो होने दो, अल्लाह का घर है। अरे मेरी बात तो होने दो, जमीन पे मेरी बात, बाबरी मस्जिद तो हमारी आपने इसी तरह से हत्या ली, हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया साहब आपने, कोर्ट का फैसला था सर। मतलब आप और सबके साथ वारिस भाई गलत तो इंफॉर्मेशन नहीं, हमने यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं और जो मैं टीवी पे देख रहे हैं, हर इंसान इतना पढ़ा लिखा है कि बाबरी वाले मामले में कोर्ट का डिसीजन से सब कुछ हुआ था। अगर वहां राम मंदिर बना तो कोर्ट के फैसले के बाद कैसे किया ना, मस्जिद को शहीद कोर्ट में धोखा हो गया, एफिडेविट डाला था। अब इनको कोर्ट पे भरोसा नहीं है, पहले बोलते संविधान खतरे में है और जब कोर्ट का आदेश आता है तो कोर्ट पे भरोसा नहीं होता। सबरीमाला पे आपने माना था क्या? सबरीमाला पे आपने माना था? संविधान की बात करते हैं, आपने कोर्ट का डिसीजन माना था? संविधान की बात करते हैं, अरे आपने सबरीमाला पे कोर्ट का डिसीजन माना था? कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेंगे, क्यों नहीं माना? अगर आप संविधान की बात करते हैं तो कोर्ट के हर आदेश का पालन करिए, लेकिन नहीं करते। जब आपके ऊपर आएगा तो कोर्ट में विश्वास नहीं, पालन नहीं किया। जब आपके ऊपर आएगा कोर्ट में विश्वास नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फॉल्स नैरेटिव चलाएंगे। संविधान के एक वरिष्ठ जज थे जस्टिस JS वर्मा, लेट चीफ जस्टिस, उन्होंने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। मुझे राइट है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने मुझे लगता है कि कोई बराबर से नहीं दिया तो मैं उस पर बोल सकता हूं, संविधान का अधिकार है। ये बात मुझे बड़ी पसंद आती है, सुप्रीम कोर्ट का कायदा कानून पढ़ेंगे नहीं, और मेरे ये बात बड़ी पसंद आती है। दो नावों पर आप एक साथ पैर रख लेते हैं ना, गिफ्ट करने जाएंगे संविधान, लेकिन कोर्ट पर भरोसा नहीं है। हमको है, इनको नहीं है।
हम तो कोर्ट कानून से चल रहे हैं, हम तो कोर्ट की बात कर रहे हैं, ये तो बात ही नहीं करते कोर्ट की, ये तो खुली फिजाओं में छोड़ दिया। जा बेटा बिंदास मैंने तो अभी मुसलमानों को बोला कि गालियां आपको दे। कोर्ट में जाना क्या चाहिए। है? मैंने तो अभी हम बोला कोर्ट में था, जाए और इनको पुलिस ही पकड़ मैंने लेगा। तो अभी अरे, बोला कि रामगिरी जैसे लोग जो पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करते हैं उनको गिरफ्तार कराने के लिए अदालत में जाइए, लेकिन हम मोर्चा आप आप मोर्चा निकाल रहे हैं। अरे ये आप मोर्चा करेंगे क्या निकालने से बात गिरफ्तारी नहीं होती। एक मिनट, यानी आप हर कोर्ट चीज में- के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। यानी जाना अगर किसी ने पड़ेगा। मर्डर किया तो आप बोलोगे वारिस भाई हम उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, आप कोर्ट से जाओ और ऑर्डर लेके अरेस्ट करना। तो कानून- क्या बात करते नहीं, हैं? बिल्कुल, संजय भाई आपने एक बोला है कि मिनट, रामगिरी को एक अरेस्ट मिनट, करना चाहिए, एक आप मिनट, अरेस्ट करो उसको एक कल के मिनट, कल। एक कल मिनट, सुबह अरेस्ट करो, एक- वारिस पठान आपको हार दिला के जाएगा। एक मिनट, कोई आपको भी वारिस व्यक्ति- पठान मुबारकबादी देगा, कोई हार भी दिलाएगा, व्यक्ति- मिठाई खिला के एक जाएगा। मिनट, कोई भी व्यक्ति कोई अरेस्ट करो। अपराध करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर होता है, एफआईआर के बाद एक लीगल प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के बाद गिरफ्तार होना चाहिए नहीं होना चाहिए पुलिस फैसला करती है। लेकिन अरे गिरफ्तार होना चाहिए। एक मिनट, अगर किसी व्यक्ति के समूह को लगता है कि नहीं गिरफ्तार होना चाहिए तो उसके पास एक ऑप्शन है, वो आखिरी ऑप्शन है, वो अदालत में जाए कि इस आधार पर इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं बीच में लेकिन- इंटरवीन करता हूं सर, लेकिन और मैं ये दोनों कह के रहा लिए हूं एक-एक कि उदाहरण मैं देता हूं। संभाजीनगर एक से- शेर है इसके ऊपर, एक मिनट, एक शेर है, एक एक शेर है, मिनट, सुनिए सुनिए। अरे साहब हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बड़ा बदनाम, ये घिसा कत्ल भी पिटा करते हैं तो यार। चर्चा बड़ा नहीं होती। घिसा पिटा अब शेर आपको है हर चीज, आपको संविधान भी घिसा पिटा लगता है, प्रॉब्लम ये है जो बाबा साहब अंबेडकर ने हमको संविधान देके क्या वो घिसा संविधान पिटा क्या बोल रहे हैं? इनको ये तो शेर आरएसएस घिसा का पिटा संविधान लगता है। चलाना है ना। अब मैं एक चीज अरे मैं बताता तो हूं बता सर रहा हूं, हम आपको। करें तो दो चीजें बताते हैं सर, ये वारिस भाई आप मानते हैं कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हम चाहे करें वो तो कैरेक्टर भाषण ढीला। हो, सुन तो लीजिए सर, कैरेक्टर टाइट करते हैं, वही तो है बात। कैरेक्टर टाइट करते हैं सर। आप ये मानते हैं कि पब्लिक डोमेन में चाहे वो सोशल मीडिया हो या वो पब्लिक मंच हो, कहीं से भी अगर हेट स्पीच आती है तो गलत होती है। बिल्कुल गलत होती है, वही तो हमने लिख के दिया, मान हमारे रहे चार आप? मांगे हैं ना अब सुनिए तो मेमोरेंडम सही, में। सुनिए तो चौथी सही। मांग ये है कि सरकार ऐसा साहब, कानून सुनिए बनाए तो सही। जिसमें हेट स्पीच पे सख्त कायदा लगे, सुनिए सख्त तो कानून सही बने और सर। अरेस्ट किया जाए। सुनिए तो चौथी सही, मांगे हमारी सुनिए तो सही, सुनिए मेमोरेंडम तो में। सही। आपकी जो एआईएमआईएम की रैली हुई जिसमें आप कह रहे हैं कि हजारों नहीं लाखों लोग थे, आपके मुंबई के एक जनरल सेक्रेटरी साहब हैं एआईएमआईएम के, वो अपनी ट्विटर की टाइमलाइन पर, जो एक्स हो गया, एक्स की टाइमलाइन पर एक एडिटेड वीडियो भेजते हैं जिसमें से कि पीछे एक हेट स्पीच का नारा था और सामने आपकी रैली के विजुअल्स थे। उसको आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? गलत वॉइस ओवर था, वो वॉइस ओवर होने की वजह से उन्होंने जिन्होंने डाला था उसने निकाल भी दिया। मैंने उसको। तो कहा अगर सर आप कि लोगों ने एडिटिंग की चलाया, गई। उसको ये बता के कि मैंने इस तरह के कहा नारे कि लगे। एडिटिंग की गई। अरे भाई साहब कहीं एक नारे लगे, मैं आपको जरा सुनाऊं, मेरे पास है वीडियो। हाँ। मुल्ले कटवे नहीं चलेंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, एफआईआर दर्ज राम होनी राम चाहिए सर, चिल्लाएंगे। बेशक वो जरा एफआईआर आपने कोई दर्ज एक्शन होनी लिया है उसके चाहिए। ऊपर? आपने मैं कह रहा एक्शन हूं लिया है क्या बेशक उसके ऊपर? एफआईआर बताओ दर्ज मुझे। हो और जिन्होंने नारे लगाए उठा के जेल के अंदर देश पटकाइए। में रहना होगा, जेएसआर कहना होगा, ये नारे संविधान के अंदर इजाजत है इस नारे की? आप जय श्री राम नहीं बोलते क्या? अरे भाई मैं अगर मेरा ईमान है जो मुझे नहीं, allowed आपने नहीं करता, JSR मुझे शॉर्ट क्यों फॉर्म का force इस्तेमाल किया, इसलिए मैंने आपको पूछा पता है ना आपको। उसका मतलब, फिर क्यों पूछ रहा हो? इतने बड़े एंकर है आप। नहीं, मैंने तो पूछा सर आपसे। भाई तो आपको out of बता रहा हूँ कि इस तरह curiosity। के नारे का आप कंडेम नहीं करेंगे, देश के गद्दारों को आपको गोली राम मारो, पर टेंशन ऐतराज है? देश। राम के नाम पर इस ऐतराज? नारों का एक हमको मिनट। कोई एतराज नहीं है, हमको कोई एतराज नहीं है। आप राम अगर जी की किसी ने भक्ति बोला करो। जय श्री राम बोलेगा तो क्या हो जाएगा हमारे भाई? हिंदू भाई राम को मानते, हमको खुशी है, ठीक है आपका वो मानना है, मैं अल्लाह को मानता हूँ, अच्छा, मैं अल्लाह के चलिए। रसूल को ऐसा है, मानता श्रद्धा की हूँ, बात ये मेरा आती है। मानना है, मेरा अकीदा है। आप क्यों नहीं मानते ये अरे, बात? आप क्यों फोर्स करते हो कि सब- नहीं, अगर आपको देश में रहना इस होगा देश के- जेएसआर कहना हाँ, होगा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। देश के गद्दार, आप एक कैसा मिनट, गद्दार हो गए भाई? एक चलो मिनट। संजय भाई जवाब दे दो, कैसा गद्दार हो गया? वारिस- वारिस पठान देश वारिस का भाई, चलो एक बात सुनो, एक बात बताओ। हमने आजादी की एक जंग की मिनट। लड़ाई में अपनी सवाल जानें नहीं, कुर्बान सवाल- की मैं- ना। मैं- जवाब तो दे दो एक मेरे मिनट को। रुको, जरा मुझे बोलने दो। क्या है, इकबाल साहब हमारे एक बहुत बड़े शायर हुए हिंदुस्तान के, जब एक था हिंदुस्तान। उन्होंने राम के बारे में क्या लिखा था? ये इमाम हिंद है, कई इमामों में से एक इमाम है हमारे। ऐसे इमाम के लिए अगर जय श्री राम बोल दिया तो क्या बिगड़ जाएगा भाई? लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सब बोले, चूंकि आप ऐतराज करते हैं यहां से रिएक्शन होता है। आप ऐतराज भी दादागिरी क्यों से कर रहे बुलवाते हो? हो? आप बोलते हो अगर नहीं बोला तो राम मोबिलिज कर जो दो, इमाम हिंद नहीं बन बोला गए। उसको मार डालो। इस मामले में नहीं लाइन बोला तो मोबिलिज कर देके मार डालते लोगों को। कितने लोगों को आपने लाइन कत्ल कर एकदम दिया इस साफ तरह है जेएसआर के नारे सर, लगा कि जिस धर्म को आप मानते हैं या जिस धर्म को आप नहीं मानते हैं उसके बारे में आपको बोलना या ना बोलना ये आदमी की निजी अधिकार हो निजी सकता अधिकार है। है, ठीक लेकिन मेरा इस बीच में एक सवाल है सर, और जब आस्था पर चोट की बात हो रही है, वाइस भाई, देश के अंदर कई जगहों पर हमने देखा जहां गणपति विसर्जन पर, रामनवमी पर, दुर्गा पूजा पर पत्थरबाजी हुई है। ये इंसिडेंट आप मानते हैं या का पूरा पूरा पैटर्न आप मानते हैं? देखिए जहाँ कहीं भी इस तरह के पथरावबाजी हुई है मैं उसका कंडेम करता हूँ। ना पथरावबाजी होना चाहिए, ना मस्जिदों के सामने लाउड डीजे बजाना चाहिए, ना मस्जिदों के मीनारे के ऊपर चढ़ के भगवान चढ़ाना चाहिए। मैं तो कंडेम करता हूँ। मैं कह रहा हूँ एक हर विषय तरह पर की एक बार- पत्थरबाजी का, हर तरह की। बाबरी मस्जिद पे किसने पत्थर मारा था क्या? फिर क्यों तोड़ दिया आपने? बाबरी मस्जिद पे तो नहीं मारा। तो जो भी पत्थर मारता है मैं उसका कंडेम करता हूँ, लेकिन पत्थर मारेगा कोई और आप पूरे के पूरे मुसलमान कम्युनिटी को बदनाम कर दोगे और आधे से ज्यादा उस एरिया के बच्चों को उठा के जेल में डाल दोगे, ये सही है क्या आपके लिए? मैं बताओ आपको ना इंसिडेंट कोट करता हूं सर। कुछ वक्त पहले गुजरात के गृहमंत्री हर्ष सांघवी यहां पर थे, इसी मंच पर जहां बैठे हैं वहीं वो बैठे हुए थे। उन्होंने कोट करके बताया कि गुजरात के अंदर सूरत में पत्थरबाजी हुई थी गणेश उत्सव पर, एक मस्जिद के अंदर से पत्थरबाजी की गई थी। अब मेरा सवाल यह है कि अगर मस्जिद के अंदर से पत्थरबाजी हो रही है उस जगह पर, बाकी जगह हिंदू उत्सवों पर पत्थरबाजी हो रही है, तो इनको हम घटनाओं की तरह क्यों देख रहे हैं? हम एक इकोसिस्टम की तरह क्यों नहीं देख रहे अब हैं? इकोसिस्टम की मैं आपको जवाब देता हूं। रुको, बहुत अच्छी बात एक मिनट जोड़ देता हूं, एक एक ही sentence में इसका जवाब मिल जाएगा। मिनट, आप बोलते हो अरे मुसलमान- रुको ना जरा, एक और चीज, एक और अच्छा, इन्फॉर्मेशन जोड़ता हूं फिर बोलो। बोलना। आप गुजरात चले गए ना, सूरत चले गए, मैं तो महाराष्ट्र लेके आता हूं आपको। अकोला में अकोला, बुल्ढाना और भिवंडी, इन तीनों इलाकों में
उन्हीं क्षेत्रों में पत्थरबाजी होती है जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। तो एक इनके नेता हैं, मुस्लिम नेता यहां के, उनने कहा कि मस्जिद वाले एरिया में या मुस्लिम एरिया से गणपति का जुलूस मत निकलने दो। आप चाहे तो नेता का नाम ले सकते हैं। एक मिनट, अरे पूरी बात तो होने दो ना भाई, ऐसा मत करो। नहीं, पूरी बात ना, ऐसा नहीं, ये गलत बात है, पूरी बात। अब मैं गुस्सा हो जाता हूँ, यही मैं गुस्सा होता हूँ। आप मेरी बात नहीं होने फिर गुस्सा हो जाऊंगा। ये गलत बात कर रहे हैं आप। फिर क्या हुआ? मेरा क्या कहना है कि एक मिनट वारिस भाई, नहीं वारिस ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, एक पूरी बात। आप चाहें तो दोनों के लिए पानी का गिलास रुको जरा। अभी क्या हुआ, तो एक नेता ने कहा कि मुस्लिम इलाके से जुलूस मत गुजरने दो। जुलूस भिवंडी में या कोला में, बुल्ढाना में या कहीं भी किस रूट से गुजरेगा वो वहां की लोकल पुलिस परमिशन देती है, कोई हिंदू या मुसलमान नहीं। एक दूसरी बात, उसी नेता ने कहा कि अगर वो गुलाल उड़ाते हैं तो ऑब्जेक्शन लो। हर धर्म की अपनी परंपरा होती है। अगर हम गणपति का विसर्जन करने जाते हैं तो गुलाल उड़ाते हैं। 10 सेकंड में बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। 10 सेकंड दीजिए उनको सर। 10 सेकंड के बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा कहने का आशय सिर्फ इतना है कि आप कैसे ईद मनाएंगे, बकरीद मनाएंगे, ये आपकी अपनी परंपरा है, लेकिन मैं कैसे जुलूस निकालूंगा, गुलाल उड़ाऊं कि नहीं उड़ाऊं, ये कोई मुस्लिम नेता या मौलाना या मौलवी तय नहीं कर सकता। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि महाराष्ट्र में इस प्रकार की बात जवाब लेता हूं। महाराष्ट्र की बात चली, महाराष्ट्र के अंदर संजय भाई कोल्हापुर के आप कुछ दिन पहले, महीना भर पहले आपको याद होगा कि किस तरह से मस्जिद के अंदर लोग घुसे, मस्जिद के अंदर तोड़ फोड़ की गई, जान नमाज को जला दिया गया, कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, वहां के इतराफ में जो मुसलमानों के घर थे उन घरों में घुस के लोगों को मारा गया। आपको पता है कि नहीं? इसमें कौन थे मुख्यमंत्री ने क्या एक्शन लिया उसके खिलाफ? कोई एक्शन नहीं लिया। तब क्या हुआ? जिन लोगों ने कौन गए थे जो एक्शन लिया? ये हुआ ना महाराष्ट्र के अंदर, वजह आज हम लोग बैठे हुए मुंबई के अंदर, नजदीकी कोल्हापुर, यहाँ के उधर मस्जिदों में घुस के इस तरह का कारनामा कर रहे। तो क्यों कर रहे? क्योंकि सरकार शय दे रही है। सरकार क्यों शय दे रही है? उनको पोलराइज करना है। उनको पोलराइज क्यों करना है? क्योंकि डेवलपमेंट विकास में फेल हो चुके, पब्लिक के लिए जवाब नहीं है उनके पास, तो ये करते रहेंगे। महाराष्ट्र चुनाव के पहले मैं हमेशा कहता हूं भाजपा की नीयत है कि वो दंगा फसाद कराए। एक सेकंड वारिस भाई, आप लोग भले ही पॉलिटिकल पार्टी से हैं, सांप्रदायिक तनाव पैदा हो, बीजेपी। वारिस भाई एक सेकंड, संजय जी एक सेकंड, आप लोग भले ही पॉलिटिकल पार्टी से हैं लेकिन सामाजिक जीवन जीते हैं, और मैं मानता हूं कि आपके अंदर का नेता को बाहर रखा जाए, इंसान को सिर्फ बात की जाए, तो आप लोग मानेंगे कि समाज में सद्भाव रहना चाहिए। बिल्कुल। क्या वारिस पठान इस मंच से आह्वान करके बोलेंगे कि आज के बाद देश के अंदर कहीं भी किसी भी धार्मिक स्थल पर, किसी भी धार्मिक आयोजन में पथराव अगर होता है, कोई डिस्टर्बेंस होती है, तो वारिस पठान वहां पहुंचेंगे और सीना तान के खड़े होंगे उन गुनहगारों के खिलाफ? देखिए कहीं पर भी पथराव इस तरह का कहीं पर नहीं सर, मैं बात कर रहा हूं। आप कहीं पर, मैं कह रहा हूं, तो मेरे आप 12 वफात खाली मुसलमान नाम लेकर बात करते हैं। मैं तो आपको बता रहा हूं नाम लेकर बात फेंक रहा है, कौन-कौन पत्थर फेंक रहा है। हम गणेश उत्सव से लेकर के 12 वफात तक की बात करते हैं। 12 वफात के जुलूस में किसने पत्थर मारा? किसी के 12 वफात का जुलूस किसी ने नहीं मारा सर। 12 वफात का जुलूस गया, काफी मंदिरों के पास से गया। किसी ने एक इंसिडेंस बताइए जहां पर मुसलमान खड़ा हुआ मंदिर के पास और उसने जोर से डीजे बजाया, या मंदिर के ऊपर चढ़ गया और जाके वहां पर अपना हरा झंडा फैलाया, या वहां पर खड़े रह के नारे लगाया ला इलाहा इल्लल्लाह का, या नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे मंदिर से पत्थर आए क्या? एक भी इंसिडेंस पूरे महाराष्ट्र में या पूरे हिंदुस्तान में जहां 12 वफात का जुलूस निकला, मंदिर से पत्थर आए हुई क्या? अब मैं आपको ऐसी घटना दिखाता हूं, शोभा यात्रा में जो निकली, हिंदू महासभा ने जो रैली निकाली, 12 मरतबा जाके जानबूझ के मस्जिद के पास खड़े हो गए। अरे एक जगह तो तीर कमान निकाल के मारा, तीर से मस्जिद की तरफ। तब तो आप लोग खामोश रहते हो। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, मस्जिद के पास जाके डीजे बजाना, एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, जाके झंडा लगाना, एक किस्सा मुझे याद है, मैंने पढ़ा था, वो सच है कि गलत है बताइएगा। कुछ साल पहले गणेश उत्सव में आप गए थे, गए थे पंडाल में? गए थे। उसके बाद कहीं माफी भी मांगनी पड़ी थी आपको? नहीं, माफी क्या था? देखिए अगर अपने ऐसा हुआ था, देखिए मैं सबसे पहले आपको बताऊं, मैं ना मुफ्ती हूं, ना मौलाना हूं, ना कोई आलिम हूं, मैं एक एडवोकेट हूं, पॉलिटिशियन हूं। अब मुझे इस्लाम धर्म जो है पढ़ा है उतना मालूम है, लेकिन आलिम मुफ्तियों को पूरा पता होता है। अब कि मैं गया था, बोल दिया, तो अब कुछ मौलाना का होता है वारिस भाई आपको अल्लाह से माफी मांगना चाहिए, अल्लाह से। अब मैंने कहा ठीक है अल्लाह पाक अगर मुझसे कोई ऐसी गलती हुई तो आप क्या कभी कोई गलती करते भगवान से माफी नहीं मांगते? जाने अनजाने में भी या जानबूझकर भी वो माफ करने वाला है। अच्छा, ये उसको पता है क्या? लेकिन इस बात का इतना पतंगड़ बनाना 7 साल से वही चल रहा है। अभी आपको बता रहा हूं, मेरे एरिया से जाता है लाल बागचा राजा नागपाड़ा से, पूरे हमारे मुसलमान भाई खड़े होते हैं वहां पे, बिल्कुल पानी वानी तकसीम होता है। आप नागपाड़ा जंक्शन पे आके देख लो, आपके कमिश्नर को। अच्छा ये बताओ, ये हम सद्भावना दिखाते हैं, और इसी तरह हमारे हिंदू भाई भी करते हैं। 12 वफात के जुलूस में भी हमारे हिंदू भाइयों ने काफी बढ़ चढ़कर मुसलमानों का समर्थन किया, फूल हार पिनाए, मेरे पास वक्त और टॉपिक ज्यादा है, ये सियासत वाले नहीं चाहते, टॉपिक ज्यादा, ये बीजेपी आरएसएस वाले नहीं चाहते कि देश के अंदर प्यार मोहब्बत बनी रहे, इनको अपनी सियासत रोटी सेकना। अच्छा वारिस भाई बताओ, आपने तो कहा कि जब आप गणपति पे शामिल होने गए थे तो उसके बाद आपको माफी मांगनी पड़ी। हम लोग पता नहीं कितने वर्षों से, कितने शामिल होने के लिए नहीं, कुछ नारा लगाने के, एक एक करके बात है। एक बार सुनो ना, हम लोग पता नहीं कितने वर्षों से हमेशा रोजा इफ्तार में जाते हैं, टोपी भी लगा लेते हैं, साथ में रोजा भी खोलते हैं उनके, लेकिन आज तक हमको किसी ने बोला माफी मांगो।
क्योंकि हमारे यहाँ टोपी कट्टरता पहनते नहीं हैं, है। टोपी पिनाते हैं लोग। नहीं, हम तो- इनका काम क्या है, वहां जाके टोपी पहन अब लेते हैं, देखो उसके बाद लॉजिकल बात कर रहे हैं, पब्लिक को लॉजिकल टोपी बात कर रहे हैं, पिनाते सुनो। हैं। इतने वर्षों से यही कर रहा है। सुनो, ये तो टोपीबाज लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूं। आपके हालात ये हैं कि अगर आप कहीं चले गए और वहां किसी ने टीका लगा दिया, तो टीका लगवाने से आप मना कर देते, बोलते मेरे हाथ पे लगा दो, सर पे टीका मत लगाओ, वरना फतवा जारी हो जाएगा। ये जो कट्टरता है वो आपके यहाँ है, हमारे यहाँ नहीं है। और इस कट्टरता के खिलाफ आप चुप रहते हैं, तमाशा देखते रहते हैं। आपकी कट्टरता की ये वजह गलत से है। तो आज देश के अंदर ये हालत हो गई है। आपकी कट्टरता की वजह से तो आज हिंदू भाई मुसलमान भाई आपस के अंदर भिड़ रहे, क्योंकि भिड़ रहे? आप कट्टरता आप नहीं भिड़ा रहे करेंगे। हैं। आप दो से संभाजी ज्यादा नगर से चल कोशिश के आ रहे हैं भिड़ाने के आप लिए। कट्टरपंथी की आप तो विचारधारा वैसी साहब आपकी चल है। के हैदराबाद से आ रहे हैं यहाँ पर जोगेश्वरी में भाषण देने अरे के क्यों लिए। नहीं आ सकते? मोदी जा सकते हैं पुणे में, हाँ। तो ओवैसी साहब हैदराबाद से तो नहीं आ सकते। आप आ रहे हैं अरे आग क्यों नहीं लगाने आ के सकते? लिए। अरे वारिस आप पठान ओवैसी दर-दर साहब भटक रहे हैं, पूरे मुसलमानों को हिंदुस्तान भड़काने के के लिए कहीं भी दर-दर कोने में भटक जा सकते हैं, भाषण देने, पुलिस की इजाजत नहीं। बिल्कुल पुलिस भाषण ने देना परमिशन चाहिए, दिया। लेकिन लोगों को भड़काने का काम कौन आप कर रहे समझाने हैं, को आप हम नहीं भड़काना कर बोलते रहे हो? अगर हम लोगों को समझाते तो ये लोग को लगता है भड़काते अच्छा, ये एक और चीज जो आपको समझाने की भड़काओ भाषण जरूरत है करिए सर, ज्यादा एक से और ज्यादा। चीज समझाने की जरूरत है जिस पर चर्चा भी बहुत आजकल हो रही है, वो है वक्फ संशोधन बिल को लेकर के। क्या मुखालफत है उस चीज से, क्या बुराई है? साहब ये बीजेपी आरएसएस की नीयत में खोट है, इनकी मालाफाट एक सेकंड एक संशोधन कर दो सर। जेपीसी में आरएसएस और बीजेपी ही नहीं है। ये चाहते हैं कि हमारे वक्फ की जो जमीन है, जिसमें हमारा बेवाओं का, हमारे मजलूमों का, जिसमें हमारी मस्जिदें हैं, कब्रस्तान है, दरगाह है, वो सबको हड़प करना चाहते हैं। इसलिए जितने भी आप देखोगे ना उसके अंदर जो अमेंडमेंट ये लाए पर से इलीगल है, असंवैधानिक है, ये भी संविधान के खिलाफ है। अच्छा 29 का उल्लंघन है। मुझे और नियत क्या है? इनके मुझे पास इतनी वक्फ की चार जमीन वो चीज क्यों है? बताइए, वक्फ संशोधन बिल की मुझे 4 पॉइंट आप बताइए। सेक्शन 3 जो है एक ना, सेकंड amendment तो देख लीजिए लीजिए पहले। वक्फ संशोधन बिल के 4 संशोधन बिल के 4 संशोधन मैं आपको बताइए सबसे पहले तो जो बता रहा हूं। मुसलमानों के लिए नुकसानदायक है। पूरे के पूरे मैं तो बोलता हूं नुकसान दे। आप 4 क्यों बोल रहे बताइए हो? ना। मैं 4 बताऊंगा, मतलब क्या बाकी के 40 फायदे अरे वाले 3 बताइए। एक, अरे वक्फ बाय यूजर सेक्शन 3 जो बताता, आप बताओ सेक्शन 3 क्या बोलता है उसका अमेंडमेंट का। 3 के अंदर वक्फ बाय यूजर की जो बात उसमें करी है, उसमें ये कि अगर ये एक मस्जिद है, अगर इस यूज नहीं हो रही है, वक्फ बाय यूजर नहीं, तो उठा के लोग ले लेंगे। आप धारावी में ये करना चाहते हैं, ये लोग मालूम है आपको? एक सेकंड, वक्फ बाय यूजर का आ गया धारावी के अंदर। वक्फ बाय यूजर, जब तक सुनिए आया नहीं ये बिल सर, शुरू हो गए ये लोग। सुनिए हर्ष पठान मुझे साहब, पता है वक्फ बाय यूजर कब शामिल हुआ? वक्फ बाय यूजर, वक्फ बाय यूजर कौन से अमेंडमेंट में शामिल हुआ? आप वक्फ बाय यूजर, आपको पता है 1995 वक्फ एक्ट है, आपको मालूम है? 1995 2013 में वक्फ का अमेंडमेंट हुआ, आपको पता है? बिल्कुल पता है सर। तो क्या जरूरत थी आपको ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने की इस नहीं वक्त? तो मुझे वक्फ बाय क्या जरूरत यूजर, है? क्योंकि आपको पता है कि आपको नियत में ये वक्फ बिल में वक्फ बाय यूजर कब शामिल कराया गया? अरे वक्फ बाय यूजर का मतलब ये है कि अगर आप कब शामिल कराया गया सर? तो अभी डालने की लोग कोशिश तो कब करें ना, शामिल पूरी तरह कराया अभी डालने गया? की कोशिश कब करें। शामिल क्यों कराया गया? हिंदू एंडोमेंट 1995 के बाद में। अरे हिंदू, उससे पहले जो वक्फ बिल था, कभी भी डालो, वो गलत था क्या? कभी भी डालो तो अमेंडमेंट तो आए। नहीं, संविधान ऐसे में, नहीं होता ना संविधान सर, में भी कि अमेंडमेंट अपनी हुए। सहूलियत के हिसाब से चीजें की जाएं। संविधान में भी कितने सारे अमेंडमेंट हो गए, तो क्या आप ये बोलोगे बोलने पहला दिया जाए संविधान तो गलत मैं- था? ये आज का संविधान सही है। संविधान अमेंडमेंट आता है, लेकिन जिसके अंदर सबका फायदा हो देश का, उसमें या तो अब एक ही समुदाय की सारी चीजों को हड़प करना चाहते हो। आप 44 अमेंडमेंट आप पढ़ लो, एक अच्छा इसमें मुसलमान को आप डालेंगे। मुझे लग रहा है कि मैंने दुखती रख छेड़ दिया। नहीं दुखती रख नहीं छेड़ी, आपने गलत बात कर दी, आपने रॉन्ग ही पसंद दे दिया, आपने पूरा गलत बता दिया कि बताओ उसमें क्या है। अरे मैं 44 के दिन लेके बैठूंगा, आप 1 घंटे का डिबेट रख दो, आप बोलेंगे वारिस भाई आप सही हो। अच्छा, संजय जी वारिस कुछ भाई आप कहना सही चाह हो, रहे ये लोग हैं। मेरे गलत पास है। आखिरी आप 5 खुद मिनट बचे हैं बोलोगे सर। कि ये लोग मेरे पास गलत है। आखिरी 5 मिनट बचे हैं सर। संजय जी कुछ वक्फ कहना बाय चाह यूजर पे रहे हैं। आपको क्या बोलना, चलिए बताइए। बुनियादी आपको तौर प्रूव पर करना एक पड़ेगा मिनट, वक्फ की जमीन देने के पहले 5 साल से मुसलमान है। अब जरा क्या- अब क्या जरा कानून विराम है? दें, आप जरा अपनी जुबान को विराम दें तो मैं अपनी बात रखूं। वक्फ बोर्ड जो संशोधन विधेयक है, उसका मूल उद्देश्य किसी जमीन को हड़पना नहीं है। एक, रुकना भी। दूसरा उसमें वो है कि एक ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। अभी जो वक्फ के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो पता ही नहीं, सब ऊपर होते रहते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता। जो हिंदू जमीनों एंडोमेंट का- बोर्ड में आ गई ट्रांसपेरेंसी। हाँ, मंदिर के नीचे से सोना भेज दिया, एक- एक- ट्रांसपेरेंसी एक- आ गई। एक- एक- वहां पे क्यों कानून एक- नहीं एक- लगाते? वारिस भाई, मंदिर के अंदर वारिस से भाई, बताइए, टाइम पर बात ट्रांसपेरेंसी कीजिए। होनी है वहां पर। वारिस भाई, वारिस भाई एक एक करके। तो जितने ट्रांजैक्शन होते हैं उस पर ट्रांसपेरेंसी आए और जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जी। जाए। अभी उसमें एक सेक्शन 40 ये कहता है, अभी जो वर्तमान विधेयक है, कानून है, उस सेक्शन 40 कहता है कि किसी भी जमीन को वक्फ बोलेगा, ये वक्फ की जमीन है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बताइए किस देश का कानून हो इनकी सकता नियत क्या है? ये कोई कानून ये है? जमीन वक्फ की नहीं ये रहे। कोई कानून 400 है? साल पुराने पेपर मांग रहे हैं ये लोग। आखिरी बात, संजय भाई, आपके पास रुको, 400 साल पुराना कोई पेपर है तो बताइए, चलिए मेरे को। आप बोलोगे पेपर नहीं है, आप बोलोगे जमीन हमारी है। अरे मैं जो आप पुराना बोलोगे कानून वक्फ है, की नहीं पुराने कानून ये की बात जमीन बता। हमारी है। अरे नहीं, इनकी नियत, अरे- अरे पहले जरा जाके बड़ा बिजनेस बन अरे रहा है वक्फ की सुनो, जमीन पे, सुनो, उसके अच्छा, बाद सर, वारिस पठान साहब, सबसे बड़ा बिजनेसमैन यहाँ पे रह रहा है, वक्फ आखिरी की जमीनों पे बात- हमारी आखिरी वहाँ तीस की बात सेकंड करो। है, आखिरी 30 सेकंड में आखिरी बात बात करना यह है चाहिए। इसमें आखिरी 30 कि सेकंड। वक्फ बोर्ड से आम मुसलमान का कोई लेना देना नहीं है। मुसलमान की चीज है। यह बड़े बड़े मौलाना जो सरमाएदार हैं उनकी एक दुकान है, यह दुकान चलती अरे रहनी भाई साहब, ये चाहिए। कुछ आप इसके लिए दोनों की लड़ाई चर्चाएं, चलेगी। मेरे पास वक्त ये इतना हमारे ही था। बुजुर्गों ने आप दोनों हमारे की चर्चाएं युवकों के पब्लिक लिए ने सुनी, दिया है, दान यहाँ जो में लोग हैं स्वाब उन्होंने की सुना, आप टीवी छीनने पर की लोगों ने कोशिश सुना, कर रहे जी हो। के दर्शकों ने सुना। और वो हमको खुद चलेंगे, फैसला लास्ट तक करेंगे लड़ेंगे, उसके लिए कि रास्ते में किसकी टूटना बात में पड़ा कितना उतरेंगे। दम है। सर वारिस भाई, चर्चा को मुझे विराम देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वारिस पठान आपका और संजय निर्मल जी आपका जी के इस मंच पर आने के लिए। तो जोरदार तालियां हो जाएं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि धमाकेदार बहस होने वाली है। बाहर मौसम सुहाना हो चुका है बारिश के बाद, लेकिन यहाँ माहौल थोड़ा गर्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे इस मंच पर आप आए। और अब मैं आग्रह करना चाहूँगी जी मीडिया के CRO राजेश सरीन जी का कि वे मंच पर
आएं और हमारे मेहमानों को सम्मानित करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। संजय निरुपम जी और वारिस पठान जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं।
आप दोनों का